नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द रिपब्लिक क्लासेस पर। आज हम लोग आपके समक्ष भारत का अफवाह तंत्र भाग 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले भारत का अफवाह तंत्र पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जिन्होंने उसको ना देखा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग जा करके भाग 1 देख लीजिए। और आज हम लोग शुरू करते हैं भारत का अफवाह तंत्र भाग 2। देखिए, अफवाह तंत्र मैंने बताया था किसी भी प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों द्वारा बहा कर ले जाए जाने वाले संपूर्ण जल से होता है। फिर उसके बाद मैंने भारत की जो नदी तंत्र थी, अफवाह सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था, उसको 2 भागों में बांटा था। एक हिमालयी नदी तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र। अर्थात हिमालयी नदी तंत्र जो हिमालय से जिन नदियों का उद्गम होता था उनको हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत रखा गया था। और इसमें गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इन नदियों को शामिल किया गया और उनकी सहायक नदियों को। प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्रों को 2 भागों में बांटा गया था। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती या फिर अरब सागर में गिराती। नदियों की एक विशेषता होती है कि वो बहते हुए किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं या फिर बहते हुए अपने जल को वो समुद्र में गिरा देती हैं। कुछ नदियां हैं जो स्थल भागों में विलुप्त हो जाती हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम लोग गंगा नदी तंत्र। हम लोगों ने भाग 1 में देखा था और उसकी सहायक नदियों को भी देखा था। अब हम लोग इसमें शुरू करते हैं जो है हिमालयी नदी तंत्र में दूसरी प्रमुख नदी है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी तंत्र। देखिए, सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख रूप से सिंधु नदी आती है और उसके अलावा सिंधु की अन्य सहायक नदियाँ जैसे चिनाब हो गई, झेलम हो गई, रावी होगी, व्यास, सतलज, ये सब सहायक नदियाँ इसमें शामिल होती हैं। इनको सम्मिलित रूप से सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी जो इसकी मुख्य नदी है, आइए इसको देखते हैं। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो भारत में नहीं होता है। सिंधु नदी का उद्गम जो होता है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर। कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद। कहाँ पर? चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से ये नदी ऐसे बहते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है। भारत में बहते हुए ये नदी जो है लद्दाख और जास्कर। अगर बात किया जाए कि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश मानसरोवर अर्थात तिब्बत में गोखुरचू कहते हैं या फिर चेमा युंगडुंग हिमनद भी कहते हैं, तो यहीं से इसका उद्गम होता है। ये नदी बहते हुए भारत में दमचौक एक जगह पड़ता है जिसका नाम क्या है? दमचौक। ये दमचौक लद्दाख में पड़ता है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि सिंधु नदी का जो भारत में प्रवेश होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है दमचौक में होता है। और ये दमचौक कहाँ पर पड़ता है? लद्दाख में। यहीं से ये नदी भारत में प्रवेश करती है और बहने के बाद अगर बात किया जाए कि इस नदी के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं लद्दाख पर्वत श्रृंखला और इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहते हैं जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो सिंधु नदी के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है। फिर ये नदी आगे बढ़ते हुए इस नदी में एक दर्रा स्थित है और उस दर्रे को कहते हैं बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। ये भी याद रखिएगा कि सिंधु नदी में कौन सा दर्रा अवस्थित है, तो वो है सिंधु नदी मतलब इन पर्वतों के बीच में, इस पर्वतों के बीच में जो है एक दर्रा अवस्थित है जिसको कहते हैं बनिहाल दर्रा। फिर ये नदी जो है बहते हुए एक गार्ज का निर्माण करती है और उस गार्ज को कहा जाता है बुंजी गार्ज। ये गार्ज, इस गार्ज का निर्माण करते हुए फिर ये नदी आगे बढ़ती है और आगे जो है ये पाकिस्तान में जाती है। इस गार्ज का नाम दिया जाता है बुंजी गार्ज। फिर ये नदी बहते हुए एक स्थान पड़ता है, उस स्थान को कहते हैं चिल्लास। चिल्लास नामक स्थान से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो एंट्री जो है दमचौक से होती है सिंधु नदी की और निकलती किससे? भारत को छोड़ करके। तो ये चिल्लास नामक स्थान, चिल्लास नामक
स्थान से बहते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में यहाँ मीठन कोट के समीप अर्थात कराची के पास मीठन कोट के समीप ये नदी अपना जल अरब सागर में गिरा देती है, अरब सागर में गिरा देती है। तो ये था सिंधु नदी का ओरिजिन और जहाँ भी अपना जल गिराती है वो व्यवस्था। अब बात करते हैं सिंधु नदी से संबंधित बातों को। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम आप लोग ध्यान रखिएगा कैलाश मानसरोवर के समीप, कैलाश मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद, चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, या इसको बोखुरचू भी कहते हैं। ये नदी यहाँ से बहते हुए अर्थात सिंधु नदी को तिब्बत में आप लोग सिंगी खंभाब या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि सिंधु नदी को तिब्बत में जो है सिंगी खंभाब या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, निम्न में से किस नदी को सिंगी खंभाब या शेरमुख के नाम से जाना जाता है, तो वो किसको, सिंधु नदी को। और कहाँ पर, वो है तिब्बत में। ठीक है, तो तिब्बत में इसको जाना जाता है। ये नदी 3 देशों में प्रवाहित होती है। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सिंधु नदी का प्रवाह तंत्र कितने देशों में फैला हुआ है, तो वो 3 देशों में फैला हुआ है। 3 देशों में प्रवाहित होती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं, तो वो है आपका तिब्बत अर्थात चीन, भारत, उसके बाद पाकिस्तान। ये हो गया। इस नदी की टोटल लंबाई की अगर हम लोग बात करें, सिंधु नदी की टोटल लंबाई की अगर हम लोग बात करें, तो इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, कितना, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई, अगर भारत में इसकी लंबाई देखी जाए भारत में, तो भारत में इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 1114 किलोमीटर, कितना, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में पड़ती है। इसकी जो सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें, सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करें, तो पश्चिम से सिंधु नदी में मिलने वाली सहायक नदी, पश्चिम से मिलने वाली सहायक नदियों में आप ले सकते हो काबुल, कुर्रम, शियार, गिलगिट, ये सब नदियां पश्चिम से इसमें मिलने वाली हैं। जबकि पूर्व से इसमें मिलने वाली नदी, पूर्व की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में आप चिनाब, झेलम, रावी, व्यास एवं सतलज, ये सब पूर्व की ओर से सिंधु में मिलने वाली उसकी सहायक नदियां हो गई। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ भी ध्यान रखना है आप लोग को कि ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, इसमें जो है ये आपकी चिनाब नदी जो है, ये सिंधु नदी में मिलने, भारत की ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी में मिलने वाली भारत की ओर से सबसे लंबी नदी है। एक नदी है झेलम नदी जो कि चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद एक है रावी नदी, ये भी जो है चिनाब में मिल जाती है। एक नदी आती है सतलज नदी जो कि बहते हुए चिनाब में मिल जाती है। और सतलज की एक सहायक नदी है व्यास, ये जो है सतलज में मिल जाती है। तो ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसे ये हो गई झेलम, हो गई चिनाब, रावी,
व्यास और सतलज। तो ये सब सिंधु और उसकी सहायक नदियां हो गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी में आगे देखते हैं सिंधु जल समझौते के बारे में। तो सिंधु जल समझौता जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिंधु जल समझौता ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। इस समझौते में, ये समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना, किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया था कि भारत जो है सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियों में झेलम तथा चिनाब नदी, सिंधु और उसकी सहायक झेलम तथा चिनाब नदियों के 20% जल का इस्तेमाल भारत करेगा, शेष 80% जल पाकिस्तान के लिए छोड़ना होगा। बाकी रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों के 80% जल का इस्तेमाल भारत करेगा और 20% जल पाकिस्तान के लिए देना होगा। यही निर्धारित किया गया था सिंधु जल समझौते में। और ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसकी मध्यस्थता में हुआ था? वो हुआ था आपके विश्व बैंक की मध्यस्थता में। और कब हुआ था? 1960 में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग एक एक करके इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों में सतलज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी, देखिए सतलज नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सहायक। अगर इसके उद्गम की हम लोग बात करें कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो होता है ये भी भारत में नहीं होता। सिंधु नदी जो मुख्य नदी है, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां भारत में तो आती हैं, लेकिन इनका उद्गम भारत में नहीं होता है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सतलज नदी का जो उद्गम होता है ये भी तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के समीप। कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर के समीप एक जगह पड़ता है राकस ताल। क्या पड़ता है? राकस ताल से होता है। कैलाश मानसरोवर के समीप राकस ताल से होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। सतलज नदी के अगर नाम की बात करें तो इसका जो वैदिक या प्राचीन नाम है वो है शतुद्री। क्या है? शतुद्री जो है इसका वैदिक या प्राचीन नाम है। ये चीज़ ध्यान रखना। किसका? सतलज नदी का। सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? किस राज्य में सबसे पहले ये प्रवेश करती है? जैसे मैंने सिंधु नदी बताई थी तो उसका प्रवेश लद्दाख क्षेत्र में दमचौक नामक स्थान से होता है। उसी तरीके से सतलज नदी जो भारत में प्रवेश करेगी वो प्रवेश करेगी शिपकीला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करेगी? शिपकीला दर्रे के समीप हिमाचल प्रदेश से इसका प्रवेश होता है, हिमाचल प्रदेश में। और आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिपकीला दर्रा। और वहीं शिपकीले दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसमें आकर सबसे पहले मिलने वाली नदी है एक, जिसका नाम है स्पीति नदी। क्या है? स्पीति नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्पीति नदी, जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करने के उपरांत सबसे पहले सतलज नदी में कौन सी नदी आकर के मिल जाती है? वो नदी है स्पीति नदी। ठीक है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कि बहुत फेमस बांध है और उस बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया सतलज नदी पर। और मैंने बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो बताई थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो है भाखड़ा नांगल बांध पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा
पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और ये सतलज नदी पे बनाया गया है। सतलज नदी की लंबाई की बात करते हैं तो सतलज नदी की कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है। कितना है? 1450 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, तो ये थी इसकी सहायक नदी। कौन सी? सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी। अब आगे इसकी अगली सहायक नदी की हम लोग बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो सहायक नदी है उसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी, देखिए व्यास नदी का जो उद्गम अगर देखा जाए तो व्यास नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका रोहतांग दर्रा। कहाँ से? रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा जिला, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश से ये रोहतांग दर्रे के समीप से व्यास नदी का उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम विपाशा है। क्या है? विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। इस नदी की कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो 625 किलोमीटर। कितना? 625 किलोमीटर इसकी लंबाई है। व्यास नदी सतलज की सहायक नदी है, अर्थात ये व्यास नदी किस में जाकर के मिल जाती है? सतलज में। यह सतलज की सहायक नदी है। सहायक नदी। अब ये व्यास नदी सतलज में मिलती कहाँ पे है? तो वो चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। कपूरथला। कपूरथला, कपूरथला कहाँ पड़ता है? लोग आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कब नीचे कमेंट्स में कि कपूरथला के निकट, थला के निकट एक जगह पड़ता है जिसका नाम है हरिके। हरिके नामक स्थान पर, या तो कपूरथला देगा ऑप्शन में या फिर हरिके नामक स्थान देगा। और यहीं पर ये व्यास नदी किस में मिल जाती है? वो मिल जाती है सतलज नदी में मिल जाती है। अगली जो हम लोग इसकी सहायक नदी लेते हैं सिंधु की, वो है आपकी रावी। रावी नदी। देखिए रावी नदी जो है इसका भी उद्गम की अगर बात करें तो इसका भी उद्गम रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से इसका भी उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे के समीप से रावी नदी का भी उद्गम होता है। इसका प्राचीन नाम अगर देखा जाए तो परुष्णी। क्या है? रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी है। परुष्णी बिल्कुल याद रखना। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी है। ठीक है। टोटल लंबाई की इसकी बात करते हैं तो टोटल लंबाई इसकी 720 किलोमीटर है। रावी नदी आगे चल करके, रावी नदी जो है आगे चल करके चिनाब नदी में इसका संगम हो जाता है। ये किस में मिल जाती है? ये आगे चल करके चिनाब में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रावी नदी जो है ये अमृतसर और गुरदासपुर, अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रावी नदी किसकी सीमा बनाती है? अमृतसर तथा गुरदासपुर सीमा बनाती। तो ये रावी नदी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया कि इसका संगम किस में हो जाएगा? चिनाब नदी में हो जाएगा। अमृतसर तथा गुरदासपुर की सीमा कौन सी नदी बनाएगी? रावी नदी। अब अगली सिंधु की जो सहायक नदी है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं। तो वो है चिनाब। चिनाब नदी की हम लोग बात करते हैं। चिनाब नदी, देखिए चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो दो जल सरिताओं के मिलने से होता है। दो जल सरिताएं कौन सी? एक चंद्र नदी, चंद्र, तथा अगली है भागा। ये चंद्र और भागा नामक दो जल सरिताओं के मिलने से चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है। इसलिए चिनाब नदी को संयुक्त रूप से चंद्रभागा भी कहा जाता है। चिनाब नदी को ये संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? चंद्रभागा। और ये चंद्र और भागा जो है ये दो जल सरिताएं कहाँ पर मिलती हैं? ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, एक जगह पड़ता है केलांग। कौन सा जगह? केलांग। और केलांग जगह में, केलांग नामक स्थान पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है तांडी।
तो ये तांडी नामक स्थान पर चंद्र और भागा ये दोनों नदियां जलधाराएं मिल करके किस नदी को जन्म देती हैं? चिनाब नदी को जन्म देती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और संयुक्त रूप से इसलिए इसको जो है चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक, भारत की ओर से मैंने बताया था कि भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी। कौन सी? चिनाब नदी भारत की ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में अगर इसके अपवाह क्षेत्र की हम लोग बात करें तो भारत में इसका जो अपवाह क्षेत्र मिलता है वो है 1180 किलोमीटर। ये भारत में बहती है, भारत में बहती है 1180 किलोमीटर ये भारत में बहती है। चिनाब नदी पर सर्वप्रथम जो बांध बनाया गया था भारत सरकार द्वारा वो था आपका सलाल। सलाल जो है विद्युत परियोजना लगाई गई थी, सलाल, ये चीज़ याद रखना। सलाल जो है जल विद्युत परियोजना भारत सरकार द्वारा इस नदी पर पहला बनाया गया था, सलाल जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे दुलहस्ती परियोजना, सलाल दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, ठीक है। और आपका बगलिहार परियोजना भी इसी नदी पर बनाया गया है। बगलिहार, तो सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार ये सब परियोजनाएं किस नदी पर बनाई गई हैं? चिनाब नदी पर बनाई गई हैं। आगे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि ये सब परियोजनाएं किस राज्य में अवस्थित हैं। अब हम लोग इसकी सहायक नदी में अगली नदी लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिनाब नदी का। अगली नदी लेते हैं झेलम। हाँ, चिनाब नदी को अगर वैदिक नाम देखा जाए तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है या प्राचीन नाम है वो है अस्किनी। क्या है? अस्किनी, याद रखिएगा। अस्किनी जो है इसका प्राचीन या वैदिक नाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अगली सिंधु की सहायक नदी है झेलम। झेलम नदी को लेते हैं। झेलम, झेलम नदी, देखिए झेलम नदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाए तो इसका जो प्राचीन नाम होता है वो है वितस्ता। इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। वितस्ता इसका प्राचीन नाम है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यथा कहते हैं। इसका जो उद्गम होता है, झेलम नदी का जो उद्गम होता है तो उद्गम पीर पंजाल श्रेणी, पर्वत श्रेणी, हिमालय में स्थित पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक स्थान स्थित है जिसको कहते हैं वेरीनाग। क्या है? वेरीनाग। और वेरीनाग के समीप एक स्थान है शेषनाग झील। शेषनाग झील, और इसी शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। झेलम नदी जो है ये भारत और पाकिस्तान की कुछ दूरी तक सीमा पर बहती है। तो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा पर भी कुछ दूरी तक ये नदी बहती है, भारत और पाकिस्तान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पर भी बहती है कुछ दूरी तक? तो वो है आपकी झेलम नदी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो है मुजफ्फराबाद से मंगला के बीच तक, मुजफ्फराबाद से मंगला के बीच तक ये जो है झेलम नदी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। इस नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम है किशन गंगा परियोजना। इस नदी पर एक किशन गंगा परियोजना जो है भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है, किशन गंगा परियोजना। तो ये थी सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो हम लोग
हिमालय नदी तंत्र में नदी लेते हैं, ये तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो गई हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत। हिमालय अपवाह या अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग अगली जो प्रमुख नदी लेते हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी बहुत ही प्रमुख नदी है। हमारे देश में नदियों के नाम ज़्यादातर स्त्रीलिंग पे होते हैं, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये स्त्रीलिंग के बजाय जो है दूसरे आधार पे रखी गई। ब्रह्मपुत्र का अर्थ होता है ब्रह्म का पुत्र। ठीक है, बात करते हैं इसके उद्गम की। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो कैलाश मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, और ये नदी ऐसे बहते हुए हिमालय के समानांतर लगभग अपने उद्गम स्थल से दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए हिमालय के समानांतर 1100 किलोमीटर के करीब लगभग ये हिमालय के समानांतर बहती है, और बहने के बाद यहाँ पर एक दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए गहरे गाज का निर्माण करती है, अर्थात नामचा बरवा के निकट ये तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। भारत में सर्वप्रथम ये जो प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहता है? दिहांग। फिर फाइनली दिहांग में दो नदियां और आकर के मिल जाती हैं, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी फिर ब्रह्मपुत्र के नाम से असम की घाटी में बहते हुए और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी आकर के और मिल जाती है जिसको तीस्ता कहते हैं। तीस्ता नदी के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और आप लोग जानते हैं, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि इधर से बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से पहुंचती है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से पहुंचती है, और दोनों के मिलने के बाद जो संयुक्त धारा बनती है उस संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। और ये मेघना जो है अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये संयुक्त धारा मेघना है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो देखते हैं इसके साथ इम्पॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम सबसे पहले देखिए, तो उद्गम आपका हो जाएगा तिब्बत में। कहाँ पर? कैलाश मानसरोवर के समीप चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है, और ये कहाँ पड़ेगा? तिब्बत में। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, तिब्बत में। भारत में इसका उद्गम नहीं होता है। इसका जो उद्गम होता है फिर ये इसकी लंबाई की हम लोग बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अपने उद्गम स्थल पर ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात यहाँ जहाँ तिब्बत में इसका उद्गम होता है वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लेकिन मैं बता रहा था आप लोग को कि इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो भारत में इसकी लंबाई जो है 906 किलोमीटर है। कितना? 906 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। उत्पत्ति स्थल पर इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो। सांगपो के नाम से जानते हैं, अर्थात तिब्बत में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, अपवाह क्षेत्र है, वो 3 देशों में फैला है। तो इसका अपवाह 3 देशों में फैला हुआ है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? वो है आपका तिब्बत अर्थात चीन, भारत और बांग्लादेश। असम की घाटी में ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
असम की घाटी में इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस नदी के बीच में कुछ द्वीप बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस नदी के बीच में, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक द्वीप बनता है, निर्माण होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है और इस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। क्या कहते हैं? माजुली द्वीप। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि माजुली नदी द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो इसकी सहायक नदियों में सुबनसिरी, धनसिरी, जिया भरेली, पगलादिया, आदि हैं। तो ये थी ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी तरीके से इसको जो है रिवाइज करके 1-2 बार देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो नीचे आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।